क्या हाल है दोस्तों। कैसा चल रहा है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक नया कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या भला है ये इन्वेंट्री कंट्रोल, इसको जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने सुना है क्या कभी इसका नाम, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? नहीं सुना तो आश्चर्य की बात नहीं है, मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए, ऑलवेज देयर फॉर यू। दोस्तों, इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत हम लोग इन्वेंट्री जो रखते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलग अलग लेवल्स को निर्धारित कर सकते हैं और हर लेवल फिक्स करने की वजह से हम इन्वेंट्री पर अच्छा बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं। क्या कह रहे हो यार, ऐसा क्या होता है भाई? ऐसा होता है ना, अब मान लो आपके पास इन्वेंट्री में जगह कम है, इन्वेंट्री का जो स्टोर है वहां पर जगह कम है और आप खूब सारा मटेरियल मंगा लेते हो। यदि आपको यही नहीं पता कि मैं मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी अपने यहां पर रख सकता हूं, तो फिर क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी आने पर आप रख नहीं पाओगे, वेस्ट होगी। बाहर रखोगे, बाहर पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, या फिर आप उसको अनलोड ठीक से नहीं कर पाओगे, वो और जगह पर ले लेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। वो प्रॉब्लम दूर कैसे करें? आप एक लेवल फिक्स कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम लेवल मेरे पास कितना है, इससे ज्यादा मैं क्वांटिटी नहीं रख सकता, वो आपका मैक्सिमम लेवल हो गया। कुछ हेल्प मिली? सामने चार्ट लगा दिया मैक्सिमम लेवल का, कुछ हेल्प मिली? कोई भी आपसे पूछेगा भाई कितनी और क्वांटिटी रख सकता है, आपके तो अभी बताता हूं, ये मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है, इतना मेरे पास मैक्सिमम साइज है, तो बैलेंस क्वांटिटी और मंगवा सकता हूं, मैक्सिमम इतनी मंगवा सकता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास जगह नहीं है। दैट मीन्स कि आपको हेल्प मिलेगी जब भी आप कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लेवल फिक्स करेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये तो मैंने अभी मैक्सिमम लेवल फिक्स कर दिया, ऐसे ही आप लोग मिनिमम लेवल फिक्स कर सकते हैं कि कम से कम हर सिचुएशन में मुझे मिनिमम इतनी क्वांटिटी तो रखनी है। कितनी? मिनिमम एक लेवल तो मुझे रखना ही है कि भैया अगले 2-3 दिन का अगर प्रोडक्शन मुझे करनी हो तो मैं यहां से क्वांटिटी ले जा सकूं। इन वर्स्ट सिनेरियो मेरे पास सामने से सप्लाई नहीं आ रही, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कोई मेरे को ऑर्डर देने आ ही नहीं रहा, तो भी मुझे पता है कि वर्स्ट सिनेरियो में 2-3 दिन तो मैं फिर भी चला सकता हूं और आसपास से खरीद लूंगा, फटाफट इमरजेंसी परचेज कर लूंगा। तो उससे क्या है, आपको पता है कि मिनिमम लेवल से मुझे नीचे नहीं लेकर जाना है अपना स्टॉक, और लेकर गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। एक तरह से आपने बफर स्टॉक रख लिया, प्रिकॉशन कर लिया कि मिनिमम इतना रखूंगा, और मिनिमम से नीचे गिर गया, बहुत ज्यादा गिर गया, डेंजर लेवल पर आ गया, ऐसा लेवल कि भैया अब तो प्रोडक्शन गई, सामान नहीं पहुंचा, क्या होगा, प्रोडक्शन गई, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हम अलग अलग लेवल्स को रख लेते हैं अपने स्टोर्स में। स्टोर का मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट कह सकते हो आप, जो कि आपकी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखता है, और स्टोर्स एंड कंजम्पशन की इन्वेंट्री भी वही डिपार्टमेंट रखता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट, नाम कुछ भी हो सकता है, काम एक ही है। अब आप देखिएगा कि यहां पर हम लोग अलग अलग लेवल फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल का जो मैकेनिज्म सीख रहे हैं हम, सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स, इन लेवल से क्या होगा, हेल्प मिलेगी। जब आप ये लेवल सेट कर देंगे, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, या जो भी स्टोर कीपर है उसको हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में, वो अपना डिसीजन जो है बेहतर ले पाएगा। क्या क्या लेवल होते हैं आओ देखें। पहला लेवल है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कि इससे ज्यादा मेरे पास रखने की क्षमता नहीं है। दूसरा लेवल है मिनिमम लेवल, कि इससे कम मुझे रखना नहीं है। जो आपका मैक्सिमम लेवल है, वो मैक्सिमम लेवल बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इतनी क्वांटिटी अपने पास रख सकते हो। और आपका जो मिनिमम लेवल है वो ऐसा लेवल है कि कम से कम इतनी तो आप हमेशा ही अपने पास क्वांटिटीज रखोगे। तो मिनिमम लेवल आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम लेवल आपको समझ में आ गया। और कुछ लेवल की बात करते हैं। रीऑर्डर लेवल। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आप एक स्टोर डिपार्टमेंट की बात करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो उसके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं। वो रॉ मटेरियल को भेजता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कई बार रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, कई बार कम हो सकती है। रेगुलर बेसिस पर 10 किलो मंगवाया जाता है, डेली बेसिस पर। किसी दिन 5 किलो मंगवा लिया, किसी दिन 15 किलो मंगवा लिया। तो आपका जो एक शीट होगी, जब आप इशू करते हैं रॉ मटेरियल को, आप इशू करते हैं, उसकी जो शीट होगी उससे आप एनालाइज कर लेंगे कि मैक्सिमम कितना आउटफ्लो एक दिन में हो सकता है, मैक्सिमम कितना आउटफ्लो एक वीक में हो सकता है, एक पीरियड में हो सकता है।
कुछ भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आउटफ्लो आपने देख लिया कि मेजॉरिटी केसेस में तो मेरा 10 kg पर डे रहता है, बट कुछ केसेस में 15 kg पर डे का मेरा आउटफ्लो हो जाता है, कुछ केसेस में 5 kg पर डे का मेरा आउटफ्लो हो जाता है। तो आपने एक चार्ट बना लिया कि मैक्सिमम यूजेज कितनी है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, मिनिमम कितनी है, एवरेज कंजम्पशन कितनी है। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपकी एवरेज कंजम्पशन रहती है, तो उस हिसाब से आप आकलन लगा लेते हैं, आप एस्टीमेट लगा लेते हैं कि भाई एक ऐसा लेवल दे दो मेरे को कि जिस टाइम पर मैं सोचूं कि यदि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं तो एवरेज कंजम्पशन मेरी हर दिन की इतनी लगती है, और एवरेज टाइम लाने में भी तो टाइम लगेगा, इन्वेंट्री को ऑर्डर करोगे आने में भी तो टाइम लगेगा। तो आने का जो टाइम है उतने टाइम में जो मेरी कंजम्पशन हो रही है अगर एवरेज रेट से होती रही जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में होती है, तो जब तक मैं मिनिमम लेवल तक पहुंचूंगा तब तक मेरा ऑर्डर मुझे रिसीव हो जाए, ऐसी प्लानिंग आप कर सकते हो। तो इसीलिए इस रीऑर्डर लेवल पर आप देखेंगे, हमने यहां पर फिक्स करा हुआ है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे आपकी जब क्वांटिटी रिसीव हो रही है, जो क्वांटिटी आपने ऑर्डर करी है वो रिसीव हो रही है, तब तक आप करंट क्वांटिटी से इशू करते रहेंगे और उसे रिड्यूस करते रहेंगे। नई वाली क्वांटिटी का ऑर्डर आपने दिया हुआ है, आने वाला है, टाइम लग रहा है, तो आपने ऐसे एस्टिमेशन पॉइंट पर आपने रीऑर्डर लेवल सेट करा है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो फिर एवरेज क्वांटिटी आपकी तब भी निकल रही है जब तक ऑर्डर रिसीव हो रहा है, एवरेज टाइम लग रहा है ऑर्डर को आने में, पर ऐसा आपने लेवल सेट कर दिया कि जब तक वो आपके पास पहुंचेगा तब आप सिर्फ मिनिमम लेवल तक ही टच करेंगे, और उसके बाद आपके पास जैसे ही क्वांटिटी आएगी वो आप अपने स्टोर में रख देंगे और मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं अपने रॉ मटेरियल को मेंटेन करने की, ऑर्डर करने की, रखने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इन्वेंट्री के लेवल तय करे गए हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर लेवल के इस पॉइंट पर आपको ऑर्डर दे देना चाहिए, ताकि जब तक आए तब तक आपके पास स्टॉक हो और मिनिमम तक ही रीच करे, उससे नीचे ना जाए। जो क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे वो क्या होगी, EOQ। अभी इतना टाइम लगाकर EOQ हम लोगों ने समझा है, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो आप रेगुलर बेसिस पर ऑर्डर करते हो और वहां आपकी टोटल कॉस्ट कम से कम आती है। तो यहां पर आप EOQ ऑर्डर करेंगे और जब रिसीव करेंगे तो आपका यहां मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। तो ये एक चार्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इन्वेंट्री लेवल्स। इन इन्वेंट्री लेवल से आप लोग अपनी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी रिसीव नहीं होती है नॉर्मल टाइम में तो आपने इतना बफर तो फिर भी रखा हुआ है, जो मिनिमम स्टॉक है जो आपने रखा है वो आपका बफर स्टॉक हो गया एक तरह से, इतना स्टॉक तो आपने ऑलरेडी रखा हुआ है। इन केस लेट हो गई, सामान पहुंचने में लेट हो गई, तो आप इस बफर स्टॉक को यूज कर सकते हैं। आओ देखते हैं इन्वेंट्री लेवल फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है। और ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से जितना रट्टाफिकेशन नहीं है, जो हमें लग रहा है रट्टाफिकेशन होता है, नहीं, इतना रट्टाफिकेशन नहीं है, सिर्फ समझना ही है। अगर आप समझ पाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, सच में आसान है क्या? हाँ, सच में बहुत आसान है। चलो करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल ऐसा लेवल जिसके नीचे आपको स्टॉक रखने की इजाजत नहीं है। ऐसा लेवल जिसके नीचे आपको स्टॉक रखने की इजाजत नहीं है, यानी कि रीऑर्डर लेवल। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसमें से माइनस कर लीजिए ऑर्डर आने में जितना टाइम लगता है, एवरेज टाइम जो लगता है, उस पीरियड में जो एवरेज कंजम्पशन होगी, यानी कि जो नॉर्मल कंजम्पशन होगी और नॉर्मल टाइम लगेगा आने में, उतनी क्वांटिटीज माइनस कर लीजिए। मान के चलिए कि आपने 400 यूनिट्स पर ऑर्डर प्लेस करा, और जब ऑर्डर प्लेस करा उसके बाद जब तक क्वांटिटीज रिसीव होगी उसमें 4 दिन लग जाएंगे, और हर दिन आप 50 यूनिट कंज्यूम करते हो ऑन एन एवरेज, तो 4 दिन में 200 यूनिट जो है आपके और इशू हो जाएंगे। तो आपके पास 200 यूनिट्स बचेंगे जिस टाइम पर ऑर्डर रिसीव होगा, जिस टाइम पर ऑर्डर रिसीव होगा। तो जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 200 यूनिट है इतना तो मुझे कम से कम रखना ही है। रीऑर्डर लेवल माइनस डायग्राम में देख सकते हो इतनी क्वांटिटी जो आपकी कंज्यूम हो जाएगी ऑर्डर रिसीव होने तक, तो आपके पास हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है तो रीऑर्डर लेवल, आप मिनिमम लेवल तो आपको पता लग गया क्या है। रीऑर्डर लेवल में से आपने एवरेज पीरियड की एवरेज कंजम्पशन माइनस कर दी, जो एवरेज सामान लाने का पीरियड है उससे आपने एवरेज कंजम्पशन माइनस कर दी है और आपके पास मिनिमम लेवल आ गया था। अच्छा, अगर मैं इसी फॉर्मूले को घुमा दूं तो क्या होगा? इसी फॉर्मूले को घुमाने से आपके पास रीऑर्डर लेवल निकल आएगा। भाई रीऑर्डर लेवल क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं समझ में आई तो रुक जाओ, आगे बढ़ने की मेरे को कोई जल्दी नहीं है। हाँ, एक एक चीज समझ लो, अगर अभी नहीं समझोगे तो बाद में दिक्कत होगी कि कहां से आ गया फॉर्मूला, कैसे समझा दिया ये। आराम से भाई, शांति से रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल ही। फॉर्मूला लिखो और इसका मतलब समझो। मिनिमम का मतलब कि इतना मेरे को रखना ही है स्टॉक। इसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि कम से कम मुझे इतना स्टॉक रखना है कि मैं जब रीऑर्डर करूं और उसके बाद जो सामान मेरा आए उस पीरियड में जितना भी मैं इशू करते जाऊं वो सब इशू करने के बाद भी कम से कम मेरा मिनिमम स्टॉक तक तो रहे, मिनिमम लेवल तक तो रहे। तो वही मैंने यहां पर किया है। रीऑर्डर लेवल जब रीऑर्डर करूंगा उस पॉइंट से माइनस कर दिया जितने टाइम लगेगा आने के लिए, उसमें कितनी क्वांटिटी मेरी कंज्यूम हो जाएगी, कितनी क्वांटिटी मेरी और इशू हो जाएगी। तो रीऑर्डर लेवल से मैंने क्वांटिटी इशू जो है माइनस कर दिया, जितना टाइम नई क्वांटिटी आने में लगता है, और मैं मिनिमम लेवल तक पहुंच गया कि इससे कम मुझे नहीं चाहिए, इतना मेरा होना चाहिए जब मैं नई क्वांटिटी को रिसीव करूं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में कुछ उल्टा है, वो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक बोलता है कि रीऑर्डर लेवल में से मैं एज्यूम करता हूं, रीऑर्डर लेवल यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर आप क्वांटिटी को ऑर्डर करते हो। तो क्वांटिटी को आपने ऑर्डर किया, वहां से ये मान रहा है कि मान लेते हैं कि आप मिनिमम कंज्यूम करते हो, यानी कि आप मिनिमम इशू करते हो। अगर मिनिमम रॉ मटेरियल हर दिन इशू होगा और मिनिमम टाइम में आपके पास गुड्स रिसीव हो जाएंगे, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? गुड्स को आने में कम टाइम भी लग सकता है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, और ऑन एन एवरेज टाइम भी लग सकता है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपने रीऑर्डर लेवल पर क्वांटिटी ऑर्डर करी, रीऑर्डर लेवल पर क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया, और अब आपको मिनिमम कंजम्पशन उस टाइम में हो रही है और मिनिमम टाइम में ही वो सामान आ रहा है, यानी कि जो उस पीरियड की कंजम्पशन होगी वो सबसे मिनिमम होगी। तो आप ये देखना चाहते हैं कि अगर रीऑर्डर लेवल के बाद मिनिमम से मिनिमम भी कंज्यूम हो, मिनिमम से मिनिमम भी इशू हो, और मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव हो जाए, तो भी मेरे पास जो सामान आए वो रखने की मेरे पास पूरी पूरी जगह हो, वो आपका होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। वो क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल पर आपने ऑर्डर किया, सामान आने तक आपने कंज्यूम बहुत ही मिनिमम किया। एक एग्जांपल लिया है, एक एजम्पशन ली है कि अगर मिनिमम कंज्यूम हुआ, तो मिनिमम कंज्यूम होने के बाद भी जब मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव होगी, रीऑर्डर क्वांटिटी रिसीव होगी, तो भी मेरे पास जो लेवल आएगा वो लेवल मेरा मैक्सिमम लेवल होगा, क्योंकि उतनी क्वांटिटी मेरे पास रखने की जगह होनी चाहिए, या उतनी मेरे पास रखने की जगह होगी। कुछ भी ले लो, किसी भी सिनेरियो में ले लो, बात तो एक ही है। समझ गए आप? समझ गए ना? आइए आगे देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 विल गिव यू एवरेज इन्वेंट्री लेवल। अब इसमें तो कोई नई बात नहीं लग रही मुझे, बचपन से हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है कि भैया आपका ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो एवरेज आ जाता है। वैसे ही मिनिमम मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज आ गया। तो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला तो ये रहा, और दूसरा एक और फॉर्मूला है, उसमें ये लिख दिया गया कि मान लेते हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल तो हम हमेशा ही रखेंगे, तो मिनिमम तो हमेशा ही रहने वाला है। अब मिनिमम के बाद जो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी आएगी उसकी आधी क्वांटिटी, हाँ जी, उसकी आधी क्वांटिटी, यानी कि ये देखिए इतना तो आपके पास हमेशा ही रहेगा, तो इतना तो हमेशा रहेगा, तो ये एवरेज हो ही गया।
इसके साथ और भी कुछ क्वांटिटी एवरेज रहेगी, पूरे साल में आपके पास आपके स्टोर्स में पड़ी रहेगी। कौन सी क्वांटिटी? जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है, उसके बाद धीरे 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 घटना स्टार्ट होता है। आप इशू करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे क्वांटिटी घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एवरेज होगा, हाफ होगा। कई दिन आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब इशू कर इस लेवल पर पहुंच गई तो कई दिन तो इतना रहा, अगले दिन थोड़ा कम रहा, अगले दिन थोड़ा कम रहा, कम रहा, कम रहा, कम रहा, कम रहा, कम रहा, कम रहा नहीं, कम रहा, कम रहा। तो कम रहा, किसी दिन ज्यादा रहा, किसी दिन कम रहा, ऑन एन एवरेज इतना रहा। ये वही हो गया कैरिंग कॉस्ट के लिए जो करते थे कि जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी है मान लेंगे उसकी आधी क्वांटिटी आपके पास, उसकी आधी क्वांटिटी आपके पास रही। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा हूं, ये फाइनल लेवल में भी नहीं आती है, लो कॉम्प्लेक्सिटी ले लो। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप कैरिंग कॉस्ट किस पर निकालेंगे? आप कहेंगे कैरिंग कॉस्ट, अच्छा ये मिनिमम स्टॉक तो कैरी कर ही रहा हूं, मिनिमम स्टॉक तो मेरा हमेशा रह रहा है, और साथ में जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर आ रहा है उसका भी मान लूंगा कि 50% कॉन्स्टेंटली मेरे पास स्टोर में रह रहा है। ज्यादा रहेगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी आपके स्टोर में पड़ी, अगले दिन थोड़ी इशू हो गई, अब कम हो गई, उसके अगले दिन और इशू हो गई और कम, 50% तक पहुंच गया, फिर और कम हो गई, फिर और कम और कम और कम और कम और कम, नया ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर ज्यादा आ गई। तो कुछ दिन ज्यादा रह रही है, कुछ दिन कम रह रही है, तो उसका 50% मान लिया कि इसका 50% स्टोर में रह रहा है, और मिनिमम स्टॉक वो तो हमेशा ही रह रहा है। तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी फिर मिनिमम स्टॉक पे प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 50% पर। दिमाग लगाओ, आपकी बुक में नहीं है, मैंने बुक नहीं देखी, आपकी बुक में है या नहीं मालूम नहीं, या मैंने इसको कभी अपना पढ़ा या नहीं पढ़ा मालूम नहीं, इंटरमीडिएट में, आई डोंट नो, पर ये तो दिमाग लगा रहा हूं ना, ऐसे ही दिमाग आप लगाओ। अच्छा ये हो गया तो ये क्या होएगा, ये हो गया तो ये क्या होएगा, सोचो। एवरेज इन्वेंटरी लेवल सोचो, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज ही होता होगा। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला नहीं आता तो भी कर सकते हो। दूसरा ये भी है कि मिनिमम स्टॉक तो आपका हमेशा रहेगा, और जो रीऑर्डर क्वांटिटी है उसका 50% भी आपका स्टोर में रहेगा। रीऑर्डर लेवल में आपको करवा ही चुका हूं, रीऑर्डर लेवल में आपको करवा चुका हूं, जिसमें आपका मिनिमम लेवल जो है उसी के फॉर्मूले से रीऑर्डर लेवल निकल कर आ गया। दूसरा इसका एक और फॉर्मूला भी है, कहते हैं कि ऐसे पॉइंट पर आप रीऑर्डर कर दो, ऐसे पॉइंट पर आप ऑर्डर प्लेस कर दो कि जिसके बाद मैक्सिमम कंजम्पशन अगर होने लग जाए हर दिन की, हर पर्टिकुलर वीक की, या जैसा भी आपका क्वेश्चन में गिवन है, जो भी आपकी कंपनी में जैसे भी आप लिखते हो अपने डेटा को, मैं अभी दिन मान रहा हूं कि हर दिन आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन हो रही है, मैक्सिमम इशू कर रहे हो, और सामान आने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है, ऑर्डर प्लेस करा मैक्सिमम टाइम लगेगा। ऑन एन एवरेज 10 दिन में आता है, कभी कभी 15 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 7 दिन में पहुंच जाता है। मैं कह रहा हूं कि इस बार तो 15 दिन लगेंगे, 15 दिन में आपके पास सामान आएगा, और क्वांटिटी भी आप 15 केजी हर दिन का यूज करोगे मैक्सिमम। तो ऐसे पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस कर दो जिसके बाद आप अगर मैक्सिमम भी यूज करो और मैक्सिमम टाइम में भी आए तो भी आपका स्टॉक जीरो ना हो, क्योंकि जीरो स्टॉक से आपने देखा कि अगर मैक्सिमम यूज कर रहा हूं और मैक्सिमम टाइम लग रहा है तो भी इस पॉइंट पर अगर मैं ऑर्डर कर देता हूं तो यहां जीरो पहुंचने तक मेरे पास ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। टू बी ऑन अ सेफर साइड, रीऑर्डर लेवल का ये फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डेंजर लेवल, खतरे की घंटी, खतरा आ गया, अरे क्या करें यार, खतरा आ गया, डेंजर लेवल आ गया, अब क्या करें, इससे बचना तो होगा। इस खतरे से हमें कौन बचाएगा, मैं बचाऊंगा, मैं डेंजर लेवल से आप लोगों को बचा के निकालूंगा। डेंजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन हैम्पर हो जाती है, नॉर्मल प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। सिर्फ आप इमरजेंसी इशू के लिए स्टोर से इशू कर सकते हो, इमरजेंसी प्रोडक्शन के लिए स्टोर से आप इशू कर सकते हो, नॉर्मल प्रोडक्शन आपकी हैम्पर हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा है, यहां मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करी थी, ये लाइन ऐसे हो गई, ऐसे की जगह, तो मैंने यहां पर कट कर दिया इसको, ठीक है ना। इसको यहां दोबारा बना देते हैं डायग्राम को,
एक ऐसा पॉइंट जिसके नीचे अगर आप चले गए, जिस पॉइंट के नीचे अगर आप चले गए तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जी जान लगा लो, ऑर्डर आपका आया नहीं, इस पॉइंट के आप नीचे चले गए हो, अब जी जान लगा लो, आपकी प्रोडक्शन तो रुकेगी। कुछ भी कर लो, प्रोडक्शन को रोकने से नहीं बचा सकते। इसे बोलते हैं डेंजर लेवल। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि आपने नॉर्मली ऑर्डर प्लेस किया और नॉर्मल ऑर्डर आपका आया नहीं, क्वांटिटी इशू करते गए, डेंजर लेवल तक पहुंच गई है, तो ये है खतरे की घंटी। यानी कि अब आपको सावधान हो जाना है और सोचना है यार मैं इमरजेंसी परचेज कैसे करूं। डेंजर लेवल पर पहुंचने में दो काम होंगे। पहला तो ये होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप बोलोगे देखो भाई मैंने ऑर्डर किया हुआ है, सामने कुछ दुर्घटना हो गई जिससे सामान नहीं आ पाया, उसे आने में कुछ दिन और लग जाएंगे और मेरे पास जो स्टॉक है वो डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। सो वी कैन नॉट इशू नॉर्मल इन्वेंट्री जो मैं हर दिन करता हूं। जो अर्जेंट ऑर्डर है, जो इमरजेंसी ऑर्डर है, उसको पूरा करने के लिए जो मुझे इशू करने हैं मेरे को सिर्फ उतना ही देना। और दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम करोगे नॉर्मल क्वांटिटी ऑर्डर करिए, वो तो आने में टाइम लग रहा है, अपने आसपास के सप्लायर से पूछ लोगे भाई महंगी रेट है तो महंगी रेट सही, थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपस में खरीद लो, जो आसपास में मिलती है क्वांटिटी, जहां से भी मिल रही है नियरेस्ट लोकेशन से, वहां से फटाफट ऑर्डर कर लो। इमरजेंसी क्वांटिटी हाईयर रेट पर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होगा, उससे आपका एटलीस्ट इमरजेंसी की जो परचेजेस है, जो आपकी जो इमरजेंसी की जो क्वांटिटी इशू करनी है वो आप कर पाओगे। तो कुछ दिन तो है आपके पास इशू करने के लिए और आपने डेंजर लेवल पर इमरजेंसी परचेजेस भी कर ली, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रोडक्शन तो शायद रुक जाए पर आपकी जो अर्जेंट वाली प्रोडक्शन है वो नहीं रुकेगी। और अगर आप डेंजर लेवल पर सोए रह गए, नींद आ रही है भाई, अगले दिन देखेंगे, डेंजर लेवल क्रॉस हो गया, अगर आप इमरजेंसी परचेज करने जाओगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि अब डेंजर लेवल भी क्रॉस हो गया और नीचे चले गया है, इमरजेंसी वाला सामान खरीदने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और आपकी तो क्वांटिटी जीरो होनी है, आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे, पूरी प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आपकी जो एवरेज कंजम्पशन है, और कई जगहों पर मिनिमम कंजम्पशन ले लेते हैं, जैसा आप लेना चाहें ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मिनिमम कंजम्पशन भी एक अच्छा बेंचमार्क है। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, इमरजेंसी परचेज करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम आ गया यहाँ पे। पास वाले सप्लायर से जो आप लोगे, खरीदोगे, उसमें कितना टाइम लगता है और हर दिन आपका कितना इमरजेंसी इशू होता है, तो मिनिमम कंजम्पशन मान सकते हो, एवरेज भी मान सकते हो। आपकी बुक में दोनों लिखा हुआ है इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए। मेरे हिसाब से मिनिमम वाला ज्यादा सूट कर रहा है कि अगर मैं कम से कम इशू करूं और लीड टाइम जितना टाइम मुझे लगेगा इमरजेंसी परचेज में, तो पता लग जाएगा कि उस टाइम पे मेरे को कितनी क्वांटिटी मेरी होनी चाहिए। उस लेवल को आप मार्क कर लोगे, पहले आप ये निकालोगे और उस लेवल को आप मार्क करोगे डेंजर लेवल। उल्टा नहीं होएगा। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा कि पहले डेंजर लेवल निकाल लो और डेंजर लेवल निकालने के बाद जब डेंजर लेवल पर पहुंचेंगे तो हम इतने टाइम में ऑर्डर कर देंगे। नहीं, पहले उल्टा चलता है। पहले ये सोचो कि अगर मुझे इमरजेंसी परचेज करनी पड़ जाए तो इमरजेंसी परचेज करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा पास वाले सप्लायर से, और मैं एवरेज कंजम्पशन या मिनिमम कंजम्पशन मेरी कितनी रहती है, उस हिसाब से आप एक लेवल फिक्स कर लो कि इससे नीचे मुझे स्टॉक नहीं जाने देना और यहां तक पहुंचते ही इमरजेंसी परचेज करने के लिए ऑर्डर कर देना है। सिमिलरली मिनिमम स्टॉक, सिमिलरली मैक्सिमम स्टॉक आप उल्टा फिक्स करोगे। और ये उल्टा लेवल कैसे फिक्स करते हैं, इन फॉर्मूले से करते हैं जो मैंने आपको यहाँ करवाए। अगर ये आपको फॉर्मूले में दिक्कत है तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि कहीं पर तो एवरेज कंजम्पशन लिखी है और कहीं पर मिनिमम कंजम्पशन लिखी है, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लोगे, तो फिर ये फॉर्मूले आपको बॉदर नहीं करेंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन कह रहा हूं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है कि जिससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो सोचो ना, ऐसा पॉइंट जहां पर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उसके बाद अगर आप मिनिमम भी कंज्यूम करते हो, मिनिमम टाइम में भी आ जाता है, तो जितना सामान आएगा उतना रखने के लिए आपके पास होना चाहिए। सिंपल। और मिनिमम है, मिनिमम तो आपने बोला कि रीऑर्डर लेवल पर ऑर्डर किया, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ऑर्डर प्लेस करोगे जैसा चल रही है साइकिल, और जितना नॉर्मल टाइम लगता है, नॉर्मल कंजम्पशन हो रही है, उतने टाइम में जितनी कंजम्पशन होगी उसे माइनस कर लो, तो आपके पास आ जाएगा मिनिमम लेवल की इतना लेवल तो मेरे को रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए कि ऑर्डर प्लेस करूं और जब तक सामान आए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, तब तक मैं इतना कंज्यूम कर लूं कि मैं मिनिमम लेवल तक ही पहुंचूं, एक लेवल तक ही पहुंचूं, उससे कम ना हो, उतना मैं हमेशा बफर स्टॉक रखूं। मिनिमम से भी कम पर डेंजर लेवल होता है।
तो यहां तक का आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन करते हैं जो आपकी स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन आई है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये देखने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि इलस्ट्रेशन मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करी और कुछ नहीं किया। मतलब कि मैं आपको ये बुक से भी करवा सकता था, बट नोट्स की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया गया है, ये बताने के लिए कि इन फ्यूचर मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और उसके एग्जाम्पल जरूरी होंगे तो कराऊंगा, और एग्जाम्पल के बिना अगर डायरेक्टली क्वेश्चन हो पाएंगे तो क्वेश्चन कराऊंगा बुक से। तो उन क्वेश्चन में मैं ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना, तो वो वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन यहां पर लिखा है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल से करा सकता हूं मैं, पर नोट्स में लिख दिया है, नोट्स से करवा रहा हूं। आने वाली क्लासेस में स्टडी मटेरियल से ही डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस को बोल दूंगा कि कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो वो क्वेश्चन आप कॉपी की नोट्स फॉर्म में क्वेश्चन भी लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे, जिससे आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट हो गया, एग्जाम्पल स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन हो गया। यहां पर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 2.23 निकाल लीजिए। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। कंपोनेंट्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, कंपोनेंट्स यानी कि रॉ मटेरियल है एक तरह से, ए रॉ मटेरियल, बी रॉ मटेरियल, ए रॉ मटेरियल, बी रॉ मटेरियल, जिसकी यूजेज गिवन है। यूजेज का मतलब इसका कितना इस्तेमाल किया जाता है वो गिवन है। मैक्सिमम यूजेज बोली गई है कि भैया एक हफ्ते में 75 यूनिट लग सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 50 यूनिट हर हफ्ते लग सकती है, और मिनिमम यूजेज जो है वो है आपकी 25 यूनिट पर वीक। ठीक है जी। अब इसमें मैं क्या समझाऊं यार, एक हफ्ते में कितनी यूनिट इशू करी जाएगी वो दे रखा है। रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ए की गिवन है 300 यूनिट और बी की गिवन है 500 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं, निकाल कर दी हुई है। रीऑर्डर पीरियड, जब आप रीऑर्डर करोगे, रीऑर्डर मतलब ऑर्डर होता है वैसे तो, बट क्योंकि हम उस ऑर्डर को बार बार ऑर्डर करते हैं तो इसको रीऑर्डर लिख दिया। रीऑर्डर, रिपीट कर रहे हैं ऑर्डर को, तो 4 से 6 हफ्ते आपको लगेंगे। 4 से 6 हफ्ते आपको ऑर्डर प्लेस करने में लगेंगे, और ए क्वांटिटी के लगेंगे, ए कंपोनेंट जो है उसके लगेंगे। बी के लिए सप्लायर कोई और होगा, तो अगर बी के लिए सप्लायर कोई और है तो उसके हिसाब से जहां पर भी वो सप्लायर लोकेटेड है वहां से 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं बी की क्वांटिटी आने में। बी का जो कंपोनेंट बी है वो आने में 2 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको कैसे पढ़ोगे आप, इसको ऐसे पढ़ोगे जैसे कि ये 4 से 6 हफ्ते हैं, इसको ऐसे पढ़ोगे कि कम से कम 4 हफ्ते तो लगेंगे, और 6 हफ्ते से ज्यादा कभी लग नहीं सकते। कम से कम 4 हफ्ते तो लगेंगे और 6 हफ्ते से ज्यादा कभी लग नहीं सकते। एवरेज, ऑन एन एवरेज 5 हफ्ते लगते हैं, बात खत्म। यानी कि सामान आने में कम ज्यादा टाइम लग सकता है, और उस समय में ज्यादा या कम कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन हो सकती है उस रॉ मटेरियल की। अब आपको निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो निकाल लीजिए। मैं कहता हूं आपको फॉर्मूला याद नहीं है, दोबारा से डिस्कस करते हैं फॉर्मूले इस क्वेश्चन के साथ। मिनिमम स्टॉक लेवल कहता है कि रीऑर्डर लेवल में से आप माइनस कर दीजिए जितना क्वांटिटी आपकी कंज्यूम होगी ऑर्डर आने तक। तो ऑर्डर आने तक यानी कि एवरेज टाइम जो लगेगा ऑर्डर को आने में, तब तक मेरी हर दिन इतनी क्वांटिटी कंज्यूम होती है, हर हफ्ते इतनी क्वांटिटी कंज्यूम होती है। तो इतने हफ्ते में मेरी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी। इतने हफ्ते का मतलब क्या है, सिंपल है, ए के लिए 5 हफ्ते, बी के लिए 3 हफ्ते। तो 5 हफ्ते में मेरी कितनी एवरेज कंजम्पशन हो जाएगी, माइनस कर लूंगा तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। अब इशू यह है कि रीऑर्डर लेवल मुझे नहीं पता, रीऑर्डर लेवल मुझे नहीं पता है। अब क्या करूं, पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लेता हूं। तो रीऑर्डर लेवल के लिए मैं मिनिमम स्टॉक वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि मिनिमम स्टॉक मुझे खुद नहीं पता। इसके लिए रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा कि मैक्सिमम यूजेज अगर मैं करूं हर हफ्ते और मैक्सिमम टाइम भी लगे, तो भी मैं उस पॉइंट पर कम से कम ऑर्डर प्लेस कर दूं, जिसके बाद मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम टाइम भी हो जाए, तो भी 0 तक पहुंचने तक मेरे पास ऑर्डर रिसीव हो जाए। तो यहां पर आप ए यूनिट का देख सकते हैं, ए कंपोनेंट का देख सकते हैं। कंपोनेंट ए लिख लीजिए, यहाँ पे पेपर में पूरा लिख लीजिएगा, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। तो ए कंपोनेंट की मैक्सिमम यूजेज कितनी है 75 और बी की भी 75 है।
तो 75 यूनिट है पर वीक, यहाँ पर वीक लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम लगता है ए को 6 हफ्ते और बी को 4 हफ्ते लगते हैं मैक्सिमम टाइम आने के लिए। तो इसके लिए जो रीऑर्डर लेवल है, किस पॉइंट पर मुझे ए का या बी का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, वो है मैक्सिमम यूजेज हर हफ्ते की जो हो रही है और मैक्सिमम टाइम जो आने के लिए लग रहा है। अगर यहाँ पर वीक की जगह डे होता तो आप डे के हिसाब से करते, मंथ होता तो मंथ के हिसाब से करते, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा करेंगे। तो 75 यूनिट है 6 हफ्ते के हिसाब से, 450 यूनिट जब है तब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा ए का, और बी के लिए भी हर हफ्ते जो है 75 यूनिट मेरी लग रही है, 4 हफ्ते मैक्सिमम टाइम लग सकता है, तो 300 यूनिट होंगे तब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ठीक है जी, डन है। जब आपके पास रीऑर्डर लेवल आ गया ए और बी का, तो आप इन दोनों का मिनिमम स्टॉक निकाल सकते हैं। ए का मिनिमम स्टॉक है रीऑर्डर लेवल, यानी कि 450 यूनिट पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया और 50 यूनिट मेरी हर हफ्ते की एवरेज लगती है, 50 यूनिट मेरी हर हफ्ते मेरी कंज्यूम होती है और 5 हफ्ते नॉर्मली लगते हैं सामान आने में। तो मल्टीप्लाई बाय 5 वीक्स, मल्टीप्लाई बाय 5 वीक्स, 5 हफ्ते में सामान आएगा, हर हफ्ते 50 यूनिट लगेंगे, तो 5 हफ्ते में 250 यूनिट लगेंगे। तो 450 यूनिट पर मैंने ऑर्डर प्लेस करा और 250 यूनिट मेरे कंज्यूम हो जाएंगे जब तक सामान आएगा, तो आ गया 200 यूनिट जो मेरा मिनिमम लेवल है। मिनिमम लेवल तक पहुंचने तक मेरे को क्वांटिटी रिसीव हो जाएगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है जी। ऐसे ही बी का देख लिया कि बी का जो रीऑर्डर लेवल है 300 यूनिट है, उसमें से माइनस करा 3 वीक्स जो नॉर्मल टाइम लगता है, 2 से 4 हफ्ते, 3 हफ्ते क्या हो गए इसके नॉर्मल एवरेज। तो यहां पर 3 हफ्ते आपने माइनस किया, 50 यूनिट पर वीक आपकी लगती है, तो 150 यूनिट आ गया कि 150 यूनिट मिनिमम स्टॉक है, मिनिमम लेवल है स्टॉक का। मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल पर आप अगर मिनिमम से मिनिमम कंज्यूम करेंगे और कम से कम टाइम में आपके पास अगर सामान आ जाएगा, तो उस पीरियड में जो क्वांटिटी कंज्यूम होगी उसे तो आप माइनस कर लीजिए, और उसके बाद जो आपका रीऑर्डर लेवल जो आएगा, उसके बाद जो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी जो आएगी, वो आने के बाद आप मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इतना आपका मैक्सिमम लेवल होना चाहिए। 450 यूनिट रीऑर्डर लेवल, कम से कम कंज्यूम कर रहे हो 25 यूनिट पर वीक। कहां दे रखा है सर क्वेश्चन में? मिनिमम यूजेज है 25 यूनिट पर वीक। 4 हफ्ते हैं मिनिमम हफ्ते ए के लिए और बी के लिए हैं 2 हफ्ते मिनिमम हफ्ते। तो मिनिमम टाइम में आ रहा है, 4 हफ्ते में आ रहा है, और हर हफ्ते अगर आप मिनिमम कंज्यूम करोगे यानी कि 25 यूनिट हर हफ्ते कंज्यूम करोगे, तो 100 यूनिट आपकी कंज्यूम हो जाएगी और 300 यूनिट आपको और रिसीव हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास पहुंच गया मैक्सिमम लेवल स्टॉक का क्या है। सिमिलरली बी का निकाल सकते हो। 300 यूनिट पर ऑर्डर प्लेस करा, 2 हफ्ते लग रहे हैं और 25 यूनिट हर हफ्ते कंज्यूम हो रही है, 500 यूनिट आपके पास आएगी, रिसीव हो जाएगी। तो आपने ऑर्डर प्लेस करा 300 यूनिट पर, कुछ कंज्यूम हो गई, कंज्यूम होने के बाद लेस हो गई यूनिट्स उतने टाइम पीरियड में, और उसके बाद 500 यूनिट आ गई, तो आने के बाद जब ऐड करोगे तो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गए। एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। एवरेज में करना ही क्या है, मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाय 2, मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाय 2। अब इसका मैक्सिमम कैसे आया देख लिया आपने, यहाँ पे 300 यूनिट मैक्सिमम है, इसका 650 यूनिट इसका मैक्सिमम है, 750 उसका है, 650 750, और मिनिमम यहाँ पर गिवन है सर, ये रहा 200 150 150 डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया। यही एवरेज है। तो बस यही तो करवाना था, और है ही क्या इसमें, कुछ है ही नहीं है। आपका क्वेश्चन हो गया सारा का सारा। लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इन्वेंट्री स्टॉक आउट कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री खत्म हो जाने की कॉस्ट, स्टॉक आउट हो जाने की कॉस्ट। स्टॉक नहीं है, खत्म हो गया, प्रोडक्शन वाला कह रहा है भाई मेरे को इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आप कह रहे हो खत्म हो गया। तो खत्म होने से क्या होगा, पूरी इंडस्ट्री, पूरी कंपनी पर क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लग जाएगी। वो अपने जो हम उनके जो उनके खरीदार हैं, उनके जो कस्टमर हैं, उनको पहुंचा नहीं पाएंगे, तो कस्टमर का बिजनेस इंपैक्ट होगा। हो सकता है वो आपसे खरीद कर आगे बेच रहा हो, तो उसके कस्टमर डिससेटिस्फाई होंगे। अगर आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया तो आपसे दोबारा नहीं खरीदेगा, और अगर वो दोबारा नहीं खरीदेगा तो लॉस आपको होगा। समझ गए आप? इसके लिए आपकी रेपुटेशनल लॉस होना बहुत ज्यादा है, जो नॉन मॉनिटरी है, फ्यूचर में इंपैक्ट आ सकता है। दूसरा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर क्वांटिटी सेल नहीं करोगे स्टॉक आउट होने की वजह से, तो प्रॉफिट गया ना,
जो क्वांटिटी बेच सकते थे नहीं बेची, उसका प्रॉफिट गया। साथ में अगर वो क्वांटिटी बनाते तो जो ओवरहेड लग रही हैं फिक्स्ड ओवरहेड जो लग रहे हैं उसकी रिकवरी हो जाती। अब रेंट देना है फैक्ट्री का, रेंट तो जा ही रहा है, कुछ पीरियड में आपका स्टॉक आउट हो गया, तो स्टॉक आउट होने की वजह से रेंट तो उस पीरियड का जा ही रहा है, वो 5 दिन का रेंट जो है वो तो जाना ही है, पर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही। अगर होती तो कुछ ना कुछ रिकवरी हो ही जाती, फैक्ट्री में जो खर्चे लगे वो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर ही देता। खैर अब ठीक है, बाकी यूनिट्स में ऐड होंगे, जो बाकी जब प्रोड्यूस करेंगे उनकी बेचारों की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट कहने का मतलब ये फाइनेंशियल लॉस भी हो गया और रेपुटेशनल लॉस भी हो गया। तो एक काम करते हैं, मुझे 50 यूनिट चाहिए, मैं 100 यूनिट मंगाता हूँ, मुझे 200 यूनिट चाहिए, मैं 400 मंगाता हूँ, मैं ज्यादा यूनिट मंगा लेता हूँ, तो मंगा लो, स्टॉक आउट नहीं होएगा, पर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी ना। बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मंगा के रख लोगे तो उसको रखने की जो कॉस्ट है, उस पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है, बहुत ज्यादा आएगी। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कम करने के चक्कर में आप सामान ज्यादा मंगाओगे, सामान ज्यादा मंगाने के चक्कर में हायर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आएगी। इसके लिए आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है और ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज करने की जरूरत है। यू हैव टू मिनिमाइज दी ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, यहीं पे करवा देता हूं आपको, और कहां कराऊंगा, कोशिश करता हूं यहीं पे आपको करवा दूं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर आप देखेंगे, जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट 20 रुपीज पर यूनिट डेफिनेटली। एक यूनिट का प्राइस दे रखा है 20 रुपए। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कॉम्पोनेंट इज रिक्वायर्ड। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट यानी कि होल्ड करने की कॉस्ट, यानी कैरिंग कॉस्ट। नाम बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखो। कैरिंग कॉस्ट यानी होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए आपको ओरली करके दिखाते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो रॉ मटेरियल की निकलती है। यहां पर जो 4000 यूनिट्स दे रखे हैं वो फिनिश प्रोडक्ट के दे रखे हैं। तो पहले मुझे देखना होगा कि कंपोनेंट एक्स के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, कितनी डिमांड है कंपोनेंट एक्स की। तो यहां पर दे रखा है कि 1 यूनिट चाहिए होती है, 1 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो 4000 यूनिट के लिए मुझे 4000 कंपोनेंट एक्स चाहिए होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय ए 2AO। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट है 10%, पर 10% किसका होगा? 20 रुपए का। ये जो 20 रुपए हैं दिख रहे हैं आपको, 20 रुपए जो हैं 1 यूनिट की कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 10% पर एनम। तो 1 यूनिट पर कितनी होगी? 20 रुपए का 10% आ गया 2 रुपए। तो मैं डिवाइड कर लेता हूं 2 से, अंडर रूट करना है। 692 कुछ अटपटा नंबर आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मंथली डिमांड दे रखी है, मंथली डिमांड दे रखी है। आप अगर ऐसे कर देंगे क्वेश्चन को, 2 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी है 120 और डिवाइड अगर आप कर देंगे कैरिंग कॉस्ट से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो मंथली डिमांड है उसको आपको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करना है। एनुअल डिमांड कितनी आएगी सर? 4000 मल्टीप्लाई बाय 12, 48,000 यूनिट्स की डिमांड है फिनिश प्रोडक्ट की, और 1 यूनिट चाहिए होता है 1 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो 48,000 डिमांड आ गई, 48,000 रिक्वायरमेंट आ गई रॉ मटेरियल की। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 है 1 ऑर्डर की, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट जो है पर एनम 10% है और पर यूनिट की कॉस्ट है 20 रुपए। तो 20 रुपए पर 10% की कॉस्ट आएगी 1 साल की, तो 2 रुपए आ गए। इसको डिवाइड कर दो 2 से और अंडर रूट कर दो
2400 यूनिट्स की आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहला आपका आ गया सही, पहला आपका आंसर आ गया सही। अब यहां देखना, इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। तो दैट मीन्स 2400 यूनिट पर कॉस्ट निकाल लो, 4000 यूनिट अगर है तो उस पर कॉस्ट निकाल लो। 4000 यूनिट होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर बदल जाएंगे, 2400 यूनिट है उसके हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर बदल जाएंगे। तो यहां पर कैसे निकालेंगे हम, यहां पर आओ देखें इलस्ट्रेशन नंबर 7, उसका पहला पार्ट तो आ गया 2400 यूनिट। अब यहां पर कह रहे हैं कि आप 2400 यूनिट पर टोटल कॉस्ट निकाल लो। टोटल कॉस्ट में क्या कह रहा हूं, परचेज प्राइस तो सेम ही रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम निकाल लो। तो 48,000 यूनिट्स आपको साल में चाहिए, 2400 यूनिट आप एक बार में मंगाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे पता लग गए, हर ऑर्डर 120 रुपए खर्चा करेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल आ गई। 2400 यूनिट आप मंगाओगे तो उसकी आधी यूनिट पर मैं मानूंगा कि मेरी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। कैरिंग कॉस्ट है 20 रुपए एक यूनिट की प्राइस है और 10% पर एनम की कॉस्ट है, तो एक यूनिट को रखने की कॉस्ट आ गई। और यहाँ पर मैं 2400 यूनिट रिसीव कर रहा हूँ तो उसकी आधी यूनिट को रखने की कितनी कॉस्ट आएगी वो मैं ऐड करूंगा, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई, जिसमें परचेज प्राइस नहीं है क्योंकि परचेज प्राइस तो दोनों तरफ सेम रहेगा, इसके लिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 4000 यूनिट का ऑर्डर करेंगे तो 4000 यूनिट ऑर्डर करेंगे, उस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। टोटल 48,000 की रिक्वायरमेंट है, एक बार में 4000 मंगाओगे तो कितना होगा, 3 0 से 3 0 कट गया और 12 ऑर्डर हो गए। तो 12 ऑर्डर अगर आप करोगे 120 रुपए पर ऑर्डर की कॉस्ट लगती है, तो 12 ऑर्डर की लगेगी 1440। सिमिलरली 20 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट है, जिस पर एक यूनिट को रखने की जो कॉस्ट लगती है 10% पूरे साल की, वो है 2 रुपए। और 4000 यूनिट अगर आप एक बार में मंगाओगे तो उसकी आधी यूनिट को रखने की जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 4000 रुपए, और टोटल कॉस्ट आ गई 5440, जिसमें परचेज कॉस्ट नहीं है। परचेज कॉस्ट ऊपर ऐड करोगे, परचेज कॉस्ट नीचे ऐड करोगे, बात एक ही पड़ेगी। दोनों जगह एडिशन कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो। यहां पर आप कंपेयर कर रहे हो 5440 को 4800 से, तो आपको 640 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा अगर आप 4000 यूनिट ऑर्डर करोगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2400 है, जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। आपसे थर्ड पार्ट भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट कहता है व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। भाई मिनिमम कैरिंग कॉस्ट तो आपको बता ही दिया हमने। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट होगी 2400। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप करते हो वहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक तरह से मिनिमम आती है, एक तरह से मिनिमम आती है। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्डर, इट विल बी मिनिमम ऑन द लीस्ट ऑर्डर साइज। In this part of the question, the two order size are 2400 units and 4000 units. Here 2400 units is the least of the two order sizes. Therefore हम यहाँ पर करेंगे कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इतनी तो आपकी आएगी ही आएगी। अब ये क्वेश्चन वेग है, क्वेश्चन बहुत गलत है। आप लोग कहेंगे कि भैया एक यूनिट एक बार में मंगाओ, कैरिंग कॉस्ट तो बिल्कुल ही नील के बराबर आएगी। समझ रहे हैं, यहाँ पर ये थोड़ी ना पूछा है। देखिए क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी। क्वांटिटीज तो दे ही नहीं रखी। कैरिंग कॉस्ट हमेशा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेवल पर निकलती है, क्वांटिटी नहीं बताई। अगर आप इन तीनों पार्ट को अलग अलग देखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पर अगर इन तीनों पार्ट को इंटरलिंक देखोगे तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन में दो ही क्वांटिटी लेवल आ रहे हैं, तो 4000 यूनिट के और एक 2400 यूनिट के जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो जहां हम कम से कम अगर ऑर्डर करेंगे तो उतनी कम कैरिंग कॉस्ट आती है। 2400 यूनिट पर कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, आधी यूनिट को रखेंगे, एक यूनिट पर इतनी है, 20 रुपए एक का प्राइस है। एक यूनिट को रखने की कॉस्ट कितनी है, 10% पूरे साल की, तो 2 रुपए आ गई। 2400 यूनिट का ऑर्डर करोगे तो आधी यूनिट्स को रखने की कितनी कॉस्ट आएगी, 2400 रुपए। इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 में डिस्कस करा है, कर तो चुके ही हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।